आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक दिल बादशाह और जालिम रानी का एक ऐसा किस्सा सुनेंगे जिसे सुनकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जालिम रानी जब अपने आशिक कैसे मिलने गई और बादशाह ने चुपके से देख लिया और बादशाह ने उसके आशिक पर हमला करके मौत के मुंह में धकेल दिया। जब जालिम रानी को यह पता चला तो उसने बादशाह के साथ जो किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और कर लें। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क में एक निहायत ही खूबसूरत मुल्क जो हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और एक जगह पर आबाद था। उस मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह जिसका नाम आलमगीर था हुकूमत किया करता था। बादशाह आलमगीर की रियाया बादशाह की बहुत इज्जत करती और बादशाह को अपना मानती थी। बादशाह भी अपनी रियाया का बेहद ख्याल रखता और रियाया को अपने घर की तरह समझता। कहता, यह रियाया मेरी है और मैं उनके भले के लिए ही बादशाह हूं, ना कि इन पर शासन करने के लिए। बादशाह आलमगीर का एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा अली हैदर, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जो शहजादे को एक बार देखा तो देखता ही रह जाता और शहजादे में वह सारी खूबियां थीं जो एक अच्छे बादशाह में होनी चाहिए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह एक बीमारी की लपेट में आ गया। बीमारी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो बादशाह ने सोचा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है और बादशाह आलमगीर ने इस वक्त अपने बेटे शहजादे अली हैदर को तख्त पर बैठा दिया और उसे बादशाह बना दिया। इसके कुछ वक्त बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। शहजादा अली हैदर ने अपनी रियाया का दिल जीत लिया था। वह बहुत अच्छी तरह से हुकूमत किया करता था। वह बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद और नेक दिल बादशाह था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और हर वक्त आवाम के भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। आवाम उससे बहुत खुश थी और उसको बहुत दुआएं देती थीं। बादशाह अली हैदर की एक बहुत ही खूबसूरत मल्लिका थी जिसका नाम था नूरुलैन रानी। नूरुलैन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का कोई सानी ना था। उसकी आंखों में हर वक्त एक खास चमक रहती थी जो बादशाह के दिल को बहुत सुकून देती थी। बादशाह हैदर भी उसे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बादशाह को महसूस हुआ कि रानी नूरुलैन के दिल में पहले जैसा प्यार अब बादशाह के लिए नहीं है। लेकिन उसने इस पर कुछ खास तवज्जो न दी। लेकिन एक दिन बादशाह हैदर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक दिन का जिक्र है, बादशाह और मल्लिका बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मल्लिका नूरुलैन गुस्ल के लिए चली गई और बादशाह सोने के लिए अपनी ख्वाब में तशरीफ ले आया। बादशाह को 2 कनीज़ें पंखा झल रही थीं। बादशाह के दिल में आया कि देखूं तो मेरे महल के लोग मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं। बादशाह बिस्तर पर लेटा आराम करता रहा और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा जिससे कि वह उनकी बातें सुन सके। एक कनीज ने दूसरी कनीज से कहा, हमारी मल्लिका बहुत ही जालिम है जो ऐसे प्यारे और खूबसूरत और हर फन में माहिर शख्स को प्यार नहीं करती। दूसरी कनीज बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो। मल्लिका रात में हमारे बादशाह को अकेला छोड़कर न जाने कहां पर चली जाती है। तो पहले कनीज कहने लगी, बादशाह को कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि मल्लिका उनके शरबत में उन्हें जड़ी बूटी मिलाकर बेहोश कर देती है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर दूसरी जड़ी बूटी सूंघा देती है जिसे बादशाह को होश आ जाता है। कनीजों की यह बातें सुनकर बादशाह हैदर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे बहुत ही ज्यादा सदमा हुआ और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को छुपाते हुए चुपचाप वहीं लेटा रहा। कुछ देर बाद वह उठा जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो और उसने किसी पर भी अपना गुस्सा जाहिर न किया और सब कुछ ऐसे दिखाया जैसे कुछ घंटे पहले था। गुस्ल के बाद जब मल्लिका वापस आई तो हर रोज की तरह बादशाह के लिए शरबत लेकर आई। बादशाह ने शरबत का प्याला हाथ में ले लिया और मल्लिका को बातों में लगा लिया और जब मल्लिका की नजर बची तो उसने वह शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया और प्याला मल्लिका को वापस देते हुए ऐसा दिखाया कि जैसे उसने सारा शरबत पी लिया है। मल्लिका ने सोचा कि अब तो इसने शरबत पी लिया है और अब बादशाह गहरी नींद में सो जाएगा। दोनों बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद मल्लिका बादशाह को सोता हुआ समझकर वह वहां से उठ खड़ी हुई और अपने मुंह में कुछ पड़ा और बादशाह की तरफ मुंह करके फूंक दिया और कहा, जिम्मी जिम्मी टिम,
टिम्मी, ऐसा करो कि बादशाह बेहोश होकर ऐसा हो जाए कि कभी न जागे। इसके बाद मल्लिका ने अपनी सबसे सुंदर शाही पोशाक निक और उसे पहनकर कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि बादशाह अली हैदर उसकी चालाकी को जान चुका है और अब उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करने वाला, क्योंकि उसने वह जड़ी बूटी तो पी ही नहीं थी जो मल्लिका ने शरबत में घोलकर बादशाह को दी थी। बादशाह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और अपनी तलवार साथ ले ली और मल्लिका का पीछा करने लगा। लेकिन मल्लिका नूरुलैन इस बात से बेखबर थी कि बादशाह उसका पीछा कर रहा है। वह महल के दरवाजे से बाहर निकली। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन रानी अपने मुंह में कोई मंत्र पढ़ती जिसकी वजह से वह बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। बादशाह छुपाकर यह सब देख रहा था कि वह आगे क्या करने वाली है। मल्लिका बाग से होते हुए एक घने जंगल की तरफ चली गई। बादशाह ने एक अलग ही रास्ते से रानी नूरुलैन का पीछा किया और फिर रानी का पीछा करते करते उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन मल्लिका को यह एहसास बिल्कुल भी ना हुआ कि बादशाह उसका पीछा कर रहा है। वह महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन रानी कुछ पढ़ती और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। कुछ देर बाद बादशाह ने देखा कि मल्लिका एक अनजान शख्स के साथ है और वह शख्स किसी दूसरे मुल्क के गुलाम के जैसा दिखता है। मल्लिका उसका हाथ पकड़कर वहां टहल रही थी और कह रही थी, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं। क्या तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं कितनी ताकतवर हूं। मैं चाहूं तो सूरज निकलने से पहले ही इन सब महलों को खत्म कर सकती हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार की वजह से हर वक्त तुम्हारे कदमों में झुकी रहती हूं बादशाह। यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और जैसे ही वह दोनों झाड़ी के पास पहुंचे जहां बादशाह छुपा हुआ था, तो उसी वक्त बादशाह हैदर बाहर निकल आया और उसने मल्लिका नूरुलैन के आशिक की गर्दन पर पूरी ताकत से तलवार से वार किया और वह शख्स लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। बादशाह ने सोचा कि यह मर गया है और वह मल्लिका से बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया। मल्लिका अपने आशिक को मारने वाले इंसान को ना देख सकी, क्योंकि मल्लिका के पलटने से पहले ही वह वहां से गायब हो चुका था। मालिका नूरुलैन ने जब अपने आशिक को गिरता हुआ देखा तो घबरा गई और उसे अपने जादुई मंत्रों से बचाने की कोशिश करने लगी। और दूसरी तरफ यह बात अब बादशाह अली हैदर पर भी खुल चुकी थी कि उनकी मल्लिका नूरुलैन एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। इधर अपने मंत्रों के बाद भी मल्लिका उस आदमी को सिर्फ मौत से बचा पाई, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ना ही उसे जिंदा कहा जा सकता था और ना ही मुर्दा बादशाह हैदर धीरे धीरे महल की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने रानी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन बादशाह पीछे ना पलटा। वह इसी हालत में रानी को छोड़कर अपने महल में वापस आ गया और आकर अपने बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह जब बादशाह उठा तो उसने देखा कि मल्लिका अपनी जगह पर लेटी है और सोने का नाटक कर रही है। बादशाह ने कुछ भी ना कहा और अपने दिन भर के कामों में लग गया। दिन भर के कामों से फारिग होने के बाद जब बादशाह महल में लौटा तो उसने देखा कि रानी के बाल बिखरे हुए हैं और वह अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। रानी को रोते देखा बादशाह से रहा न गया और उसने उससे पूछा, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और ऐसे क्यों मातमजदा बैठी हो? मल्लिका बोली, जहां अपना मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मेरी वालदा की वफात का पैगाम मिला है। इसी वजह से मैं इस हाल में बैठी हूं और रो रही हूं, क्योंकि मेरा मुल्क बहुत दूर है और मैं वहां नहीं जा सकती। लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है और यह घड़ी मेरे ऊपर कयामत से काम नहीं है। बादशाह ने मल्लिका की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि यह तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस तरह मातम करने से अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो दुख तुम्हें है वह होना तो हर औलाद के लिए ही वाजिब है, क्योंकि दुख तो वालिद वालदा का सबको होता है। इसके बाद मल्लिका अपने कमरे में चली गई और अकेले में रात भर रोती रही। बादशाह असली वजह से वाकिफ था, इसलिए उसने मल्लिका को समझने की कोई कोशिश नहीं की। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन रानी ने अपनी यही हालत रखी और जैसे वह 1 साल पहले मातम करती थी वैसे ही रही। फिर एक दिन मल्लिका ने बादशाह से कहा, जहां अपना अब मुझसे यह गम सहा नहीं जा रहा है।
मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक अलग महल बनवा कर दें। उसमें मैं अकेले रहना चाहती हूं। बादशाह ने मल्लिका से बिना कोई सवाल किए उसे महल की इजाजत दे दी। मल्लिका ने शाही कारीगरों से एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत महल बनवाया, जो शाही महलों के जैसा ही था। और उस मल्लिका हर बार वही जवाब देती कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहे तो आप दूसरा निकाह कर लें, मैं आपको खुशी से इजाजत देती हूं। लेकिन अगर आप चाहे कि मैं इस महल में वापस आ जाऊं और पहले की तरह जिंदगी बसर करूं, तो यह मेरे बस से बाहर की बात है। मुझे हर वक्त अपनी माँ का ख्याल आता रहता है और मुझसे यह किसी कीमत पर भी ना हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको दूसरे निकाह की दूसरी शादी की खुशी से इजाजत देती हूं। इसी तरह 2 साल का अरसा गुजर गया। बादशाह ने अब मल्लिका को कुछ भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जानता था कि मल्लिका उसकी बात पर कान न धरेगी और उसकी कोई बात न मानेगी, क्योंकि वह तो अपने आशिक के प्यार में डूबी पड़ी है। इसी तरह 2 साल की मुद्दत गुजर गई और एक दिन बादशाह फिर से उस उदास महल में गया कि देखूं मल्लिका और उसका आशिक किस हालत में है। बादशाह उदास महल में गया और फिर उसी जगह छुप कर बैठ गया। कुछ देर बाद मल्लिका अपने जख्मी आशिक के पास आई और उससे बातें करने लगी। मल्लिका ने कहा, अब तो 2 साल गुजर गए और तीसरा साल लग गया है, लेकिन तुमने मुझे आज तक एक भी लफ्ज नहीं बोला, ना ही मुझसे कोई बात की है। मेरे रोने का चिल्लाने का तुम पर कोई भी असर नहीं होता। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है, या फिर तुम मुझे बात करने के काबिल ही नहीं समझते। इसलिए अब तुम मुझे देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हो। तुम एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो। देखो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है और मैं कितनी मजबूर हूं तुम्हें इस हालत में देखकर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। मल्लिका की यह बातें सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से से महल से बाहर निकल आया। उस उदास महल के दरवाजे पर आकर बादशाह ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू इस जालिम मल्लिका और इसके आशिक को उठा क्यों नहीं लेता, जो इंसान की शक्ल में एक देवनी है, जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। बादशाह की आवाज में बहुत दर्द था। बादशाह की आवाज उस जादूगरनी मल्लिका के कानों तक भी पहुंच गई, जो अपने आशिक के पास बैठी रो रही थी। जालिम रानी ने जब बादशाह की आवाज सुनी तो गुस्से में महल से बाहर आई और बादशाह के पास आकर गुस्से से बोली, ए जालिम, तुमने ही मेरे आशिक को जख्मी किया है। तुम्हारी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। बादशाह बोला, हाँ, मैंने ही उस गद्दार को मारा था। वह इसी लायक है और तुम भी इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। तुमने मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। यह कहकर बादशाह ने अपनी तलवार मयान से निकाली और चाहा कि उस जादूगरनी मल्लिका को मार डाले, लेकिन इस वक्त मल्लिका ने जादू किया और बादशाह जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रहा। उसका हाथ भी न उठ सका। बादशाह को समझ न आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उस जालिम मल्लिका ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जिम्मी जिम्मी टिम टिम्मी बादशाह का आधा जिस्म पत्थर का बन जाए। उसके यह कहते ही बादशाह का कमर से नीचे का आधा जिस्म पत्थर का बन गया। अब बादशाह ना ही जिंदा लोगों में रहा और ना ही मुर्दा लोगों में। फिर उस जालिम रानी ने उसे उठाकर अपने उदास महल में एक जगह पर लाकर रख दिया और उस जालिम रानी ने उस मुल्क को अपने जादू से एक नदी में बदल दिया और वहां के लोगों को अपने जादू से मछली बना दिया। उसे जालिम रानी ने उनके चारों तरफ 4 पहाड़ियां बनाई और उन चारों पहाड़ियों के बीच में एक ऐसी जादुई नदी बना दी और जिसमें सब लोगों को मछली बनाकर डाल दिया। अब उसने बादशाह का पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया था और बादशाह का आधा जिस भी पत्थर का बना दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ और वह बादशाह के पास रोज आया करती और उसके पीठ पर 100 कोड़े इतनी जोर से मारती कि हर चोट पर बादशाह की जान निकल जाती। फिर वह बकरी के बालों की बनी हुई एक काली चमड़ी का कंबल उसके कंधों पर डाल देती और यह कपड़े वह बादशाह का जिस्म ढकने के लिए या उससे इज्जत बख्शने के लिए नहीं डालती, बल्कि वह उसे जिल्लत देना चाहती थी। इसके बाद वह बादशाह का मजाक उड़ाती और उसका मजाक उड़ाकर उससे कहती, ए जालिम, तू तो इतने बड़े मुल्क का बादशाह है, फिर तू अपने आप को इस बेइज्जती और जिल्लत से क्यों नहीं बचता, खुद को क्यों आजाद नहीं करवाता। बादशाह ने दोनों हाथों को आसमान की तरह बुलंद किया और उठकर
अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से दुआ की, ए मेरे प्यारे रब, तू इस सारी जमीन का बनाने वाला है, सारी बादशाही तेरे लिए है, तू सबका खालिक राजिक है और तू जो चाहे वह कर सकता है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे कैद कर दे, जिसे चाहे रिहाई दे। अगर तू चाहता है कि मुझ पर इसी तरह जुल्म और ज्यादती होती रहे तो मैं इसे खुशी खुशी बर्दाश्त। मेरे प्यारे रब, तू बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है और तुझसे बढ़कर कोई भी रहम फरमाने वाला नहीं। या अल्लाह पाक मेरे हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह पाक मुझे इस कैद से निजात दे। और मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू एक ना एक दिन मुझे इस मुसीबत से जरूर छुटकारा दिलाएगा। रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं लाचार हूं, मेरी मदद फरमा। बादशाह हर वक्त यही विर्द करता रहता। इसी तरह वक्त गुजर और आखिर अल्लाह पाक को उसके हाल पर रहम आ गया। उसकी दुआ कबूल हो गई और एक दिन एक दूसरे मुल्क के बादशाह को यह सारी कहानी पता चली तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वह बहुत ज्यादा नेक और रहमदिल बादशाह था। वह सोचने लगा कि बादशाह तो बेगुनाह है और इस बादशाह के घमों को कैसे दूर किया जाए और उसकी जालिम और जाबिर रानी को कैसे सजा दी जाए। फिर एक दिन बादशाह ने एक मंसूबा बनाया और वह उस उदास महल में आ गया और बादशाह हैदर को ढूंढता हुआ उसके पास जा पहुंचा। बादशाह हैदर उसको देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा, तुम यहां कैसे आ गए और तुम कौन हो? तब उस परदेसी बादशाह ने बताया कि मुझे पता चला था कि यहां पर एक जादूगरनी की कैद में एक बादशाह है और मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत नेक दिल बादशाह हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूं। और फिर उसने बादशाह हैदर से सारी दास्तां सुनी। हैदर ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। परदेसी बादशाह ने बादशाह हैदर से पूछा, तुम्हारी जालिम और जाबिर मल्लिका कहाँ रहती है और उसका वह आशिक जिसके पास वो जाती है वह किस जगह पर पड़ा हुआ है? बादशाह हैदर ने उससे कहा कि वह उदास महल के 5वें कमरे में है। उस कमरे का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी गुजरता है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और वह रानी कहां पर रहती है यह बात मुझे नहीं पता, लेकिन वह रोज मेरे पास आती है और मुझे सजा देती है। वह मुझे 100 कोड़े लगाने के बाद अपने आशिक के पास वापस जाती है और उसे कोई जड़ी बूटी पिलाती है जिसकी वजह से वह आज तक जिंदा है। परदेसी बादशाह ने बादशाह अली हैदर से कहा, तुम अब परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा और तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलाऊंगा। इसके बाद वह बादशाह उसी कमरे में सो गया क्योंकि रात का वक्त था और बेचारा अली हैदर उसी तरह से बैठा रहा और जागता रहा क्योंकि जालिम रानी के जादू ने उसे लेटने और सोने के काबिल ही ना रखा था। दूसरे दिन वह बादशाह उठा और उस कमरे से, उस खुफिया रास्ते से 5वें कमरे में चला गया जहां पर वह जालिम रानी का आशिक कैद था, जहां पर हजारों की तादाद में मशालें जल रही थीं और वह जगह बहुत ही ज्यादा सजी हुई थी। यह देखकर बादशाह को बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा हैरत हुई। वह उस जगह पर गया जहां पर वह जख्मी आशिक उसी हालत में पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार को ऐसा हाथ मारा कि वह जख्मी आशिक उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। बादशाह ने उसकी लाश को वहां से घसीटकर महल के पिछले हिस्से में ले गया जहां पर एक कुआं मौजूद था। बादशाह ने उस आशिक की लाश को उसे कुएं में डाल दिया और फिर महल में वापस आ गया और उदास महल के इस कमरे में वापस आ गया जहां पर उसका वह आशिक पड़ा रहता था। वापस आकर उसने म्यान से तलवार निकालकर अपने पास छुपा लिया और उस आशिक की जगह पर खुद लेट गया और अपने ऊपर चादर ढक ली ताकि जब वह जालिम जादूगर रानी आए तो वह उसे मार सके। थोड़ी देर बाद जालिम रानी इस महल में पहुंची और बादशाह, जहां पर बादशाह अली हैदर कैद था, उसने आकर हैदर को तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, अब तुम्हें कैसा लगता है? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजार कर अगर तुम उस रोज मेरे आशिक के साथ वह सब ना करते तो आज तुम्हारे साथ यह सब कुछ ना हो रहा होता। उसके बाद उसने गुस्से से एक कोड़ा उठाया और बेदर्दी के साथ बादशाह अली हैदर को मारना शुरू किया। बादशाह अली हैदर की चीखों से सारा महल गूंज उठा। वह उस जालिम रानी के सामने हाथ जोड़कर रहम की दरख्वास्त करता रहा, लेकिन वह जालिम रानी न मानी और वह उसे कोड़े मारती रही। जब 100 कोड़े पूरे हुए तो उसने अपना कोड़ा रोक दिया और फिर हमेशा की तरह बकरी की खाल वाला कंबल
बादशाह की पीठ पर डाला और फातेहाना लहजे मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। फिर वह उदास महल के उसे कमरे में आई जहां पर उसका आशिक पड़ा रहता था। कमरे में आकर उसने देखा, बादशाह को बिस्तर पर पड़े देखा और वह समझी कि यह मेरा आशिक है। वह वहां बैठकर अपना दुख दर्द बयां करने लगी और कहने लगी, मैं कितनी लाचार और बेबस हूं। मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं कि मैं जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती थी, चाहती थी, उसी को ना बचा पा रही हूं। और तुम हो कि मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तुमने मेरे दिन का और रात का चैन हराम कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए अपने नेक दिल शौहर पर शौहर बादशाह के दिन रात चीखने और चिल्लाने की वजह से मेरी नींदें हराम हो गई हैं। अगर उसकी की चीखों पुकार से हर वक्त यह महल ना गूंज रहा होता तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और तुमसे खूब बातचीत कर पाता, तुम्हारे साथ वक्त बीतता। लेकिन तुमने तो उसे आधा पत्थर का और आधा इंसान बनाकर छोड़ दिया है। और फिर तुम उसे रोज इतना मारती हो, उस पर रोज इतना जुल्म करती हो कि वह जोर जोर से चीखता चिल्लाता है, जिसकी वजह से मैं कभी सो नहीं पाता हूं। और वह रात दिन रोया करता है, जिससे मेरी आंख नहीं लगती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुमसे क्या बोलूं, क्या बात करूं। जालिम रानी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे उसकी पहले जैसी हालत में ला दूं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं उसे अभी ठीक कर सकती हूं। परदेसी बादशाह ने कहा, मैं सचमुच यही चाहता हूं कि तुम इसी वक्त जाकर उसे पूरी तरह से ठीक कर दो, ताकि उसकी चीख पुकार से महल में सुकून हो जाए और मेरे सुकून और आराम में कोई भी खलल ना आए। अपने आशिक की यह बात सुनकर जालिम मल्लिका वहां से चली गई और एक कमरे में जाकर उसने एक प्याली में पानी लिया और उसमें कोई मंत्र पढ़कर फूंका, जिससे प्याले का पानी उबलने लगा। फिर वह उस जगह पर गई जहां पर बादशाह अली हैदर को कैद किया गया था। उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, जिम्मी जिम्मी टिमटिम्मी, यह बादशाह अपनी पहली सूरत में आ जाए। उसे जालिम रानी का इतना कहना था कि बादशाह अपनी असली हालत में आ गया और बहुत खुश हुआ। जालिम जादूगरनी ने कहा, मैं तुझसे बहुत परेशान हूं। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो फौरन यहां से भाग जा और फिर कभी यहां मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वह बेचारा चुपचाप वहां से निकल गया और एक जगह पर छुप कर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर से अपने आशिक के पास गई और बोली, जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया। अब तुम उठकर बैठो जिससे मुझे चैन मिले। बादशाह ने कड़ी आवाज में कहा, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे राहत तो मिली है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला है। तुम्हारा जुल्म अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मेरा चैन सुकून अभी तक पूरी तरह से नहीं लौटा है। तुमने जिस मुल्क को एक नदी में बदल दिया है और उसके रहने वाले लोगों को मछली बनाकर उसमें छोड़ दिया है। रोज सारी मछलियां आधी रात के वक्त पानी से बाहर सर निकालकर हम दोनों को कोसती रहती हैं। उनकी बद्दुआ की वजह से ही मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। तुम पहले इस मुल्क और उसके रहने वाले लोगों को पहले जैसा कर दो, ताकि वह हम लोगों को बद्दुआ देना बंद कर दें। फिर मुझसे बात करना। यह करने के बाद तुमको सहारा देकर मुझे उठाना पड़ेगा। परदेसी बादशाह ने उस जालिम रानी को बातों में लेते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारी तड़प और बेचैनी से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, लेकिन तुम जब यह सब कुछ कर दोगी मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर हम सब दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। जालिम रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और इस बात पर फौरन राजी हो गई, क्योंकि वह तो अपने आशिक से मोहब्बत नहीं इश्क करती थी। वह नदी के किनारे गई और थोड़ा सा पानी जो जादू का था उसने उस नदी पर छिड़क दिया। इससे वह सारी मछलियां पहले की तरह इंसान बन गई और नदी की जगह सड़कें, मकानों, दुकानों से पूरा शहर, पूरा मुल्क आबाद हो गया। दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ आए दरबारी और सिपाही जो उस वक्त तक अपने मुल्क वापस नहीं गए थे, इस तरह एक नए शहर को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर से उदास महल में आई और हंसी खुशी चहकते हुए कहने लगी, मेरे प्यारे, मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिश से पूरी कर दी है। जो कुछ तुमने कहा था मैंने बिल्कुल सब कुछ वैसा कर दिया है। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और उठो और मुझे अपने सीने से लगा लो। बादशाह ने हल्की आवाज से कहा, मेरे पास आओ। वह पास आई तो बादशाह बोला, और पास आओ। वह खुशी खुशी उसके बिल्कुल पास आ गई तो बादशाह ने जल्दी से जादूगरनी को जकड़ लिया और उसे एक लम्हा भी बोलने के लिए कोई भी मौका न दिया।
और इतनी जोर से तलवार चलाई कि उसका खेल खत्म हो गया। उस जादूगरनी को जादू करने तक का वक्त ना मिला। बादशाह ने उसे भी उसी कुएं में डाल दिया है जहां उसने उसके आशिक को फेंका था। और फिर वह उदास महल से बाहर निकल आया और बादशाह अली हैदर की तलाश करने लगा। वह पास ही के एक महल में छुपा हुआ था और उसका ही इंतजार कर रहा था। दूसरे मुल्क से आने वाला बादशाह अली हैदर के पास गया और कहा, बादशाह अली हैदर, अब आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है दोस्त। मैंने उसे जालिम रानी को भी ठिकाने लगा दिया है। बादशाह अली हैदर ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया किया और पूछा, अब आपका इरादा किया है, आप कहाँ? शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क वापस लौट आया। अब बादशाह कुछ अरसा अपने मुल्क रहता और कुछ अरसा उसे मेहरबान बादशाह के मुल्क में जाता और वहां पर हुकूमत के कामों में बादशाह की मदद करता। इस तरह वक्त गुजरता रह गया और शहजाद मुर्तज़ा भी बड़ा हो गया। उधर उस मेहरबान बादशाह का इंतकाल हो गया। तब बादशाह अली हैदर ने शहजादे मुर्तज़ा को अपने मुल्क का बादशाह मुकर्रर किया और खुद उस मेहरबान बादशाह के मुल्क पर जाकर हुक्मरानी करने लगा और वहां पर जाकर रियाया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। इधर बादशाह मुर्तज़ा भी अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखता। वह बिल्कुल अपने वालिद अली हैदर की तरह अपनी रियाया को दिलो जान से चाहता और उनके दुख दर्द को अपना समझता। इस तरह दोनों मुल्क हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग किस किस शहर से या किस किस कंट्री से हमारी वीडियो को देख रही है, कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहे और इसी तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।